इस वीडियो में हम लोग सैंड स्टोइंग चैप्टर को देख रहे थे। तो बेसिकली स्टोइंग कहाँ पर करते हैं ये देखे थे हम लोग। इसका एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो स्टोइंग कहाँ करते हैं, जैसे लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में करते हैं, कहीं कहीं बोर्ड एंड पिलर में डीपिलरिंग के टाइम में करते हैं, क्या क्या मटेरियल्स यूज करते हैं ये सब देख लिए थे। तो हम लोग जहां तक नहीं देखे थे वहां से आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम लोग देख लिए, तब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है जनरल अरेंजमेंट ऑफ ए सैंड स्टोइंग प्लांट, कि सैंड स्टोइंग प्लांट जो हम लोग बनाते हैं उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो ये एक फिगर है जिसमें क्या है कि पूरा अरेंजमेंट दिख रहा है कि सैंड स्टोइंग प्लांट का कैसा अरेंजमेंट रहता है। द बंकर इज सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ ए शाफ्ट। बंकर एक्चुअली होता क्या है, बंकर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, और यहाँ पर एक ओपनिंग होता है जिसको ऑपरेट करके यहाँ से मटेरियल रिलीज हो जाता है, ठीक है, वही बंकर है। तो बंकर क्या होता है कि जो स्टोइंग शाफ्ट है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टोइंग इधर से करते हैं, उसके एक साइड पे क्या रहता है, बंकर रहता है। And a drift inclined at 1 in 3 or 1 in 4 driven from the mixing chamber to the shaft carrying the stowing pipe ledge. सपोज ये शाफ्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होना है कि जो स्टोइंग पाइप है वो उसको जाना है। तो हम लोग एक मिक्सिंग चैम्बर यहाँ कहीं बनाते हैं जहाँ पर सैंड और वाटर मिक्स होता है, और एक ड्रिफ्ट बनाते हैं इस शाफ्ट में, और उस ड्रिफ्ट से जो पाइप है स्टोइंग पाइप उसको हम लोग ले जाते हैं, और फाइनली शाफ्ट के स्टोइंग पाइप के थ्रू ऐसे करके हम लोग शाफ्ट के थ्रू स्टोइंग पाइप को ले जाते हैं। Sand from the bunkers drops through a chute into a mixing cone. एक मिक्सिंग कोन होता है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि वाटर और सैंड मिक्स होता है, और इसके ओपनिंग को, इस बंकर के ओपनिंग को जिसमें सैंड स्टोर रहता है उसको हम लोग मैनुअली कंट्रोल करते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट की मदद से। क्या कंट्रोल करते हैं कि एक टाइम में कितना बालू फ्लो करेगा। और सैंड और वाटर जो मिक्सिंग कॉन में होता है एक प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन में, जैसे सपोज 1:1.5 बाय वॉल्यूम में, यानी कि एक वॉल्यूम अगर सैंड है तो 1.5 वॉल्यूम वाटर, तो ये एक प्रोपोर्शन में मिक्स होता है। जो मिक्सिंग कौन है उसमें पानी कैसे सप्लाई होता है, तो पानी एक 125 से 175 मिलीमीटर के डायमीटर के पाइप के थ्रू सप्लाई होता है मिक्सिंग कौन में। और जो सैंड बंकर होता है जहां पर हम लोग बालू लाके स्टोर करते हैं, उसका नॉर्मली कैपेसिटी कितना रहता है, तो वो 2 दिन का सैंड को वो स्टोर इकट्ठे कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये एक जनरल अरेंजमेंट ऑफ स्टोइंग प्लांट है जिसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है, बंकर है जहां पर बालू स्टोर हुआ है ना। बंकर के जस्ट नीचे क्या है, एक मिक्सिंग कोन है ना, और ये पानी टंकी है जहां पर पानी स्टोर होता है। तो पानी यहाँ से आता है, जी, पानी यहाँ से आता है और बालू यहाँ से आता है, दोनों एक मिक्सिंग कॉन में मिक्स होता है। और ये हमारा शाफ्ट है जिसके थ्रू स्टोइंग पाइप्स जा रहा है। तो एक हम लोग इंक्लाइन 1/3 या 1/4 इंक्लिनेशन जिसका रहता है उसको बना के हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पाइप लाइन्स लाते हैं, और वो शाफ्ट के साइड से नीचे चला जाता है, ये सरफेस मतलब जमीन के नीचे तक, ठीक है। यही एक सिंपल सा स्टोइंग अरेंजमेंट है। ये शाफ्ट है जिसके थ्रू स्टोइंग पाइप्स गया हुआ है। अब फिर मिक्सिंग चेम्बर क्या है, तो मिक्सिंग चेम्बर वो प्लेस है जहां पर सैंड और वाटर का मिक्सचर को हम लोग मिक्स करके पाइप्स के थ्रू भेजते हैं। तो मिक्सिंग चेम्बर में क्या रहता है, मिक्सिंग कोन रहता है ना। तो जहां पर मिक्सिंग कोन रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग चेम्बर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक जैसे ये मिक्सिंग कोन है, ठीक है, दूसरा मिक्सिंग कोन है, इस तरह से कई मिक्सिंग कोन रहते हैं ना, और वो फाइनली एक मेन इसमें जाता है, फिर यहाँ से पाइप लगा रहता है, क्लियर है।
The size of the chamber should be sufficient to accommodate a desired number of mixing cones and pipe ranges. तो मिक्सिंग चेम्बर इतना बड़ा होगा कि उसमें जितना हमको मिक्सिंग कोन हो सकता है, 2 हो, 4 हो, 5 हो, और पाइप सबको अकोमोडेट करने का जगह होना चाहिए। उस मिक्सिंग चेम्बर तक हम लोग कैसे जाते हैं, तो चाहे तो एक छोटा सा इंक्लाइन बना के वहां तक चले जाएंगे, या फिर एक केज ऑपरेटेड स्मॉल होइस्ट। होइस्ट क्या होता है कि एक लिफ्ट अरेंजमेंट हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि मिक्सिंग कोन के ऊपर कभी कभी जाम्स हो जाता है, तो उस जाम को क्लियर करने के लिए लोगों को वहां जाना पड़ता है। On the mixing cone, there is a screen to prevent pebbles or stones larger than 25 mm size from going into the shaft rail. तो मिक्सिंग कोन जो होता है, जहां पर सेंड बालू मिक्सचर मिक्स होता है, सॉरी वाटर और सेंड मिक्स होता है, उसके ऊपर एक स्क्रीन लगा रहता है। स्क्रीन मतलब एक जाली या छलनी टाइप का, ताकि क्या हो कि जो भी पत्थर हो जो 25 mm से बड़े साइज का हो, वो क्या हो ऊपर ही रुक जाए और नीचे फाइन सेंड जाए, नहीं तो क्या होगा, हमारा पाइप्स जाम हो सकता है। और जो 25 mm से बड़े साइज का पार्टिकल जो स्क्रीन के ऊपर रह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्ट्स। उसको क्या करता है, कोई आदमी जाता है और समय समय पे वहां से स्क्रीन से उसको हटा के सरफेस पे ले आता है, ठीक है, ताकि हमारा मिक्सिंग कोन जाम ना हो। अब क्या है कि मिक्सिंग चेम्बर शुड हैव सफिशिएंट लाइटनिंग। तो जहां भी मिक्सिंग सेंड बालू मिक्सचर हो रहा है, वहां लोगों का भी आना जाना लगा रहता है, और हमको देखना भी पड़ता है कि मिक्सिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ सेंड जा रहा है कि नहीं, प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ वाटर जा रहा है कि नहीं, किसी तरह का जाम तो नहीं है। तो उसके लिए वहां पर क्या होना चाहिए, सफिशियंट लाइट होना चाहिए। और जो भी वहां पर केबल्स है, जो भी जॉइंट्स है, वो सब सब क्या होना चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो पानी से बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। Next, a signaling or telephone arrangement is provided for communication between the mixing cone operator and the underground stowing supervisor. मान लीजिए यहाँ पर कहीं क्या है, हमारा मिक्सिंग कौन है, और ये माइंस के थ्रू ये साफ्ट है, ये नीचे कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टोइंग अरेंजमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर जो सुपरवाइजर है, जो इसको स्टोइंग प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहा है, और यहाँ पर जो आदमी है, तो इन दोनों बीच क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके लिए टेलीफोन लाइंस लगाया जाता है, ताकि एक दूसरे से बात कर पाए कि हाँ स्टोइंग खत्म हो गया, सप्लाई बंद करो, ये सब कम्युनिकेशन कर पाए। In the mixing cone, a vertical free fall of sand to a minimum of 600 mm from the bunker chute is believed to avoid. ये क्या है कि मिक्सिंग कॉन पे, सपोज ये मिक्सिंग कॉन है हमारा ना, तो इस पे कम से कम बालू 60 सेंटीमीटर हाइट से गिरे, ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो पाए और इसके ऊपर हीपिंग मतलब बालू जमा ना हो। The water is admitted to the mixing cone by surrounding it with a circular perforated pipe, garland pipe. It is preferable to line the mixing cone with rubber. अब जैसे देखिए मिक्सिंग कॉन बहुत सारा है, एक हुआ मिक्सिंग चैम्बर में 3 4 5 ऐसे मिक्सिंग कॉन रहता है, तो एक गार्लैंड पाइप होता है। गार्लैंड पाइप मतलब ये इस टाइप का कुछ हुआ, पानी इधर से भी निकल रहा है, पानी इधर से भी निकल रहा है, पानी इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है। इसका फायदा क्या है कि चारों तरफ से पानी आता है, तो बालू जो स्क्रीन है उसमें इकट्ठा नहीं होता और प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सैंड वाटर मिक्सचर होता है, ठीक है। और मिक्सिंग कोन को हम लोग क्या करते हैं, खराब होने से बचाने के लिए उसको कन्वेयर बेल्ट से कवर कर देते हैं, क्योंकि सैंड एब्रेसिव मतलब वो खराब करता है, उसको जल्दी रगड़ देता है। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कन्वेयर बेल्ट, पुराने कन्वेयर बेल्ट से मिक्सिंग कोन को कवर कर देते हैं। नेक्स्ट है स्टोइंग पाइप्स एंड देयर लेआउट। अब जो सैंड वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम लोग स्लरी बोलते हैं, तो जिसके थ्रू जो पाइप से जो फ्लो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लरी पाइप। फ्रॉम द मिक्सिंग चैम्बर डाउनवर्ड्स में बी इंस्टॉल्ड इन ए बोरहोल, इन ए स्टीपली डिपिंग स्टोन ड्रिफ्ट और इन ए शाफ्ट। मान लीजिए ये हमारा मिक्सिंग चैम्बर है, जैसे देखिए इधर ये हमारा क्या है, मिक्सिंग चैम्बर है, ठीक है, ये मिक्सिंग कौन है, यहाँ ये मिक्सिंग चैम्बर है। अब यहाँ से पाइप हम लोग चाहे तो किसी शाफ्ट से लेते जाएं, या मान लीजिए कोई आसपास पुराना बोरहोल है तो उससे भी ले जा सकते हैं, या फिर मान लीजिए इंक्लाइन है इधर, मान लीजिए शाफ्ट नहीं है तो एक इंक्लाइन है, तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वो स्टोइंग पाइप को ऐसे ले जा सकते हैं, ठीक है। स्टोइंग पाइप को अलग कलर से दिखाते हैं।
ये ड्रिफ्ट में मेरा जा सकता है स्टोइंग पाइप, या फिर ये साफ्ट में जा सकता है, या कोई पुराना बोरहोल है तो इसमें हम लोग ऐसे स्टोइंग पाइप को ले जा सकते हैं। द पाइप्स यूज फॉर सैंड स्टोइंग रेंज आर ऑफ सीआई। जो पाइप सैंड स्टोइंग रेंज मतलब पाइप रेंजेस, रेंज मतलब पाइप जो हम लोग लगा रहे हैं सैंड स्टोइंग पर्पज से। सैंड स्टोइंग मतलब उसमें पानी और बालू मिक्स होके जा रहा है, तो वो पाइप हो सकता है सीआई यानी कि कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील का हो सकता है, हॉट रोल्ड सीमलेस ट्यूब हो सकता है, या अल्केथीन का पाइप हो सकता है। पाइप को जोड़ने के लिए क्या रहता है, फ्लैंजेस लगा रहता है, जहां पर हम लोग एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ते हैं। सीआई पाइप्स क्या होता है, ये काफी भारी होता है, और सीआई पाइप का क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी कम होता है। वो कितना है, 15 केजी पर एमएम स्क्वायर। और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो इसको हम लोग परमानेंट इंस्टॉलेशन में यूज करते हैं, जैसे ड्रिफ्ट, शाफ्ट, मेन क्रॉसकट्स एक्सेट्रा। देयर इज यूज इज नॉट फेवर्ड एट द फेस। तो परमानेंट इंस्टॉलेशन मतलब हुआ क्या, ये सपोज शाफ्ट है, तो यहाँ एक पाइप जा रहा है, इसको हमको बार बार चेंज नहीं करना है, यहाँ से लेकर के ये जो मेन रोडवे से जा रहा है, तो ये क्या है, ये एक तरह से परमानेंट। अब हमारा क्या हो रहा है कि इधर कहीं फेस है, तो ये फेस बार बार आगे बढ़ रहा है, तो इसको हमको थोड़ा थोड़ा बार बार एक्सटेंड करना पड़ रहा है। तो एक फिक्स्ड दूरी तक जो पाइप गया, तो वो एक तरह से क्या हो गया, परमानेंट ही हो गया। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कास्ट आयरन पाइप्स यूज करेंगे, और फेस पे हम लोग अलग टाइप का पाइप यूज करेंगे। कास्ट आयरन पाइप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि कास्ट आयरन पाइप हैवी होता है, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक ठाक अच्छा होता है, और ये कास्ट आयरन यूज करने से वो कम एब्रेसिव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो पाइप यूज करते हैं उसका साइज क्या रहता है, तो 125 से 150 बोर, यानी कि उसका डायमीटर इतना रहता है, 125 से 150 लंबाई एक एक पाइप का 3 मीटर रहता है, और इसका जो दीवार होता है पाइप का, वो कितना होता है, 20 से 25 मोटा। और जो कास्ट आयरन पाइप होता है उसका लाइफ होता है 4 लाख टन ऑफ सैंड, मतलब कि 4 लाख टन बालू उसके थ्रू गुजर गया तो उसको हमको चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है। और जिस पाइप का मोटाई 20 रहता है वो 8 लाख टन को कैरी कर सकता है, ठीक है, सॉरी, जिसका 20 जो मोटा पाइप है उसके थ्रू 4 लाख टन, और 25 मोटा पाइप के थ्रू 8 लाख टन सैंड जा सकता है, उसके बाद वो पाइप खराब हो जाता है। फिर दूसरे टाइप का पाइप है माइल्ड स्टील का बना हुआ पाइप। ये क्या होता है, कास्ट आयरन पाइप से हल्का होता है, और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। और जो परमानेंट रोडवे नहीं, जो टेम्पोररी रोडवेज होता है जहां पर फेस पाइप जैसे है, तो उसपे हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड स्टील पाइप्स यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये काफी हल्का होता है, और इसका थिकनेस कितना रहता है, 12 रहता है, और ये एक एक पाइप 5.5 से 6 मीटर का आता है। इसका लाइफ कितना रहता है, 6 लाख टन पर 6 लाख टन ऑफ सैंड अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है यहाँ तक। अब स्टोइंग पाइप जो है उसको हम लोग 3 रेंज में क्लासिफाई कर सकते हैं। रेंज का मतलब है कि 3 एरिया में। तो पहला एरिया क्या है कि साफ्ट रेंज, ड्रिफ्ट रेंज और बोरहोल रेंज। मान लीजिए हमारा सरफेस पे यहाँ पर मिक्सिंग चैम्बर था, यहाँ सैंड और वाटर मिक्स हो रहा है, ये पाइप यहाँ से क्या हो रहा है, किसी शाफ्ट से होते हुए नीचे तक आ रहा है, ये माइंस के नीचे तक, तो ये हो, इसको हम लोग शाफ्ट रेंज बोलते हैं। फिर क्या है, यहाँ से पाइप ऐसे आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड रोडवे रेंज बोलते हैं। और फिर एक काफी दूर तक आ जाता है, फिर यहाँ से फेस पाइप स्टार्ट हो जाता है, फेस पाइप से हम लोग फेस पे स्टोइंग करते हैं। तो ये तीसरा रेंज क्या हो गया, फेस पाइप रेंज। द शाफ्ट रेंज तो वही है ना, द शाफ्ट रेंज इज कैरिड इन शाफ्ट विच इज नॉट द मेन कोल वाइंडिंग शाफ्ट। अब जो पाइप लगा रहे हैं हम लोग शाफ्ट में, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मेन कोल वाइंडिंग शाफ्ट है, मतलब जो मेन शाफ्ट है जिससे हम लोग कोल को बाहर निकालते हैं, उसके थ्रू स्टोइंग पाइप ना ले जाए। क्यों, तो उससे क्या हो सकता है कि स्टोइंग पाइप में, मतलब उस शाफ्ट में रुकावट आ सकती है। रुकावट किस टाइप की आएगी, तो मान लीजिए पाइप जाम हो गया या पाइप फट गया, तो ऐसे केस में हमको कोल के ट्रांसपोर्टेशन को रोकना पड़ेगा। The ropes are badly affected with leakage of sand, and especially when pipe burst as sand adheres to the grease surface of ropes and abrades it.
मान लीजिए कि सेंड पाइप फट गया और सेंड क्या हुआ बाहर आ गया पाइप से, तो वो क्या होता है, रूप में ग्रीस लगा रहता है, वो सारा ग्रीस के साथ क्या होगा, बालू चिपक जाएगा और वो रस्सा को खराब कर देगा। Main intake shaft and main intake roadways are also avoided as water leakages increases humidity। जो मेन शाफ्ट है जिसके थ्रू आदमी आ जा रहा है, मटेरियल आ जा रहा है, कोल आ जा रहा है, उसको अवॉइड करते हैं। और मेन रास्ता जो बहुत ज्यादा व्यस्त रास्ता है, सपोज से कोल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रेवलिंग रोडवे है, हॉलेज रोडवे, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। उसके थ्रू भी पाइप्स नहीं ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाइप ले जा रहे हैं, स्टोइंग पाइप है तो पानी वालू जा रहा है, तो सपोज पाइप में जाम होगा तो हमको पाइप को खोलना पड़ेगा, या कहीं से वाटर लीकेज हो रहा है, उसके कारण क्या होगा, ह्यूमिडिटी उस एरिया में बढ़ जाएगा। फिर अब पाइप को ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो फाइबर का या asbestos का वाशर यूज करते हैं पाइप को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्ट ऑफ पाइप, कि पाइप जैसे सपोज ये शाफ्ट है, इसमें पाइप जा रहा है, तो इसको हमको किसी ना किसी चीज से सपोर्ट करना पड़ेगा। ये रोडवे है, इसमें पाइप जा रहा है, तो इसको भी हमको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करना पड़ेगा, तो यही है सपोर्ट ऑफ पाइप। तो शाफ्ट में क्या करते हैं हम लोग, स्टूल पाइप्स लगाते हैं 30-40 मीटर के इंटरवल में, और उससे उस पाइप को, स्टोइंग पाइप को अटैच कर देते हैं, ताकि पाइप हमारा स्टेशनरी रहे और इधर उधर हिले डुले ना, नहीं तो टूटने का खतरा हो सकता है। The bottom of the range in the shaft, the change of direction of the pipe range is affected by stool bend। अगर पाइप का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वहां हम लोग एक स्टूल बेंड लगा सकते हैं। Along the roadways, the range test on the floor, the pipe range rests on the floor or on sleepers or on brickwork whenever necessary for smooth gradient। तो पाइप को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से सपोर्ट करेंगे, अच्छे से किसी चीज से अटैच कर देंगे, ताकि पाइप इधर उधर मूव ना करे, पाइप लूज ना हो और उसका प्रॉपर ग्रेडियंट मेंटेन हो। फिर क्या है, वियर इन पाइप्स। वियर मतलब पाइप के थ्रू बालू जाएगा, पानी जाएगा, तो पाइप क्या होगा, घिसेगा। तो घिसना को हम लोग क्या बोलते हैं, वियर इन पाइप। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि 4 लाख टन बालू जा सकता है, 8 लाख टन बालू जा सकता है, फिर पाइप खराब हो जाता है, तो यही है वियर इन पाइप। तो सपोज ये मान लीजिए हमारा कोई पाइप है, स्टोइंग पाइप है या स्टोइंग पाइप रेंज है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, सेंड और वाटर का मिक्सचर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इधर। तो इन ए शाफ्ट रेंज देयर इज मोर वियर ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द रेंज देन एट द लोअर। तो मान लीजिए शाफ्ट रेंज में क्या होगा, पाइप का जो ऊपरी भाग है उसमें ज्यादा वियर एंड टियर होगा। द अपर पोर्शन ऑफ द शाफ्ट रेंज इज जनरली चेंज्ड आफ्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 लाख टू 4 लाख टन ऑफ सैंड। जो शाफ्ट रेंज है, मान लीजिए जैसे ये शाफ्ट है, इसमें जो पाइप्स है, शाफ्ट रेंज मतलब जो शाफ्ट में जो पाइप्स गुजर रहा है वही शाफ्ट रेंज है। ठीक है, तो इस पाइप्स को सपोज हम लोग क्या यूज करते हैं, शाफ्ट रेंज में कास्ट आयरन का पाइप यूज करते हैं। इसका अगर मोटाई 25 लाख टन है, तो सॉरी 25 mm है, तो हम लोग 2 से 4 लाख बालू उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट जब हो जाता है तो हम लोग उस पाइप्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों इसमें कम रेंज क्यों है, ऐसे तो 8 लाख टन चलना चाहिए था, क्योंकि ये इधर ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है, ग्रेविटी से पानी नीचे जा रहा है, तो ये काफी तेजी से जा रहा है, क्योंकि स्पीड यहाँ ज्यादा है, तो इसलिए एब्रेशन वियर एंड टियर पाइप में ज्यादा है। लोअर पोर्शंस आर नोन टू पास इवन 8 लाख टन ऑफ सैंड। अब लोअर पोर्शन क्या है, ये पाइप का अपर पोर्शन है, ये पाइप का लोअर पोर्शन है। तो पाइप का लोअर पोर्शन ज्यादा चलता है, यानी ये कम घिसता है, अपर पोर्शन ज्यादा घिसता है। ठीक है, तो लोअर पोर्शन से अगर 8 लाख टन भी जा रहा है तो भी वो खराब नहीं होता है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, पाइप्स को बीच बीच में घुमा भी देते हैं। इससे क्या होगा कि लोअर पोर्शन अपर चला जाएगा, अपर लोअर आ जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद अपर लोअर को घुमाते रहने से पाइप क्या होता है, थोड़ा ज्यादा चलता है। To economize and to utilize the shaft range to the full extent, it is considered advisable not to change the whole length of the shaft range at a time, but in parts। इसका अर्थ क्या है, बिटवीन टू स्टूल्स, तो एक स्टूल पाइप हम लोग 30-40 मीटर पे सपोर्ट करने के लिए लगाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि इकोनोमाइज मतलब कि इकोनॉमी के लिए, मतलब फायदे के लिए, पैसा कम खर्च हो
और साफ्ट रेंज अच्छे से यूटिलाइज हो, ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो उसको बोला जाता है कि एक साथ ही पूरा साफ्ट रेंज के पाइप को मत बदलिए, आप 5 पार्ट में बदलिए। सपोज मेरा ये 200 मीटर का साफ्ट है, तो 200 मीटर का पाइप है, तो पहली बार में हम लोग 80 मीटर चेंज करेंगे, फिर दूसरी बार में 80 मीटर, फिर तीसरी बार में 40 मीटर, इस तरह करके हम लोग चेंज करेंगे। The safe wall thickness in CI pipes is 6 mm with a factor of safety of 3.5 for a depth of 400 मीटर। इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक प्रोफाइल या H/L रेशियो। तो ये क्या बोल रहा है, जो पाइप को हम लोग बिछाएंगे या जो हाइड्रोलिक स्टोइंग का जो पाइप का इंस्टॉलेशन करेंगे, वो करेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल ये H/L रेशियो को सही से फॉलो करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सैंड स्टोइंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बालू कम जाएगा, बार बार पाइप जाम होगा, पाइप बस्ट होगा, पाइप लीकेज होगा, पाइप जल्दी खराब हो जाएगा। तो अच्छे से ये सिस्टम काम कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि हम H/L रेशियो को प्रॉपर मैनेज करें। इनकरेक्ट प्रोफाइल यानी H/L रेशियो, जैसे देखिए 1:7 बोल रहा है ना, तो यदि ये 1:7 को हम ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, विल कॉज केविटेशन। केविटेशन मतलब पाइप में बीच बीच में कैविटी क्या होता है, जैसे दांत में कैविटी होता है, तो ये सपोज दांत है, तो ये क्या होता है, कैविटी में क्या होता है, ये बीच से ये खराब हो जाता है ना, यहाँ गड्ढा हो जाता है। तो वही होगा, पाइप से तो पाइप में क्या होगा, इधर ऐसे गड्ढा होने लगेगा और पाइप जल्दी खराब हो जाएगा। तो कैविटेशन यही है। Then the full available head cannot be pressed to use. High local velocities will cause considerable wear on the pipes and entrapped air will set up pulsations in the system. अब क्या होगा, ये पाइप में अगर अच्छे से मटेरियल नहीं जाएगा, H/L रेशियो फॉलो नहीं होगा, तो बालू कम जाएगा, सपोज पानी जाएगा ज्यादा, या फिर खाली जगह रह जाएगा तो उसमें एयर चला जाएगा। एयर जाने की वजह से क्या होगा, पल्सेशन होगा और सही मात्रा में स्टोइंग हमारा नहीं हो पाएगा। The length L of the pipe range through which sand water slurry can be transported mainly depends upon the vertical head or height between the mixing chamber and the point at which slurry is discharged. तो सबसे पहले हम समझते हैं H क्या है और L क्या है। ये माइंस का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मिक्सिंग चेम्बर लगा हुआ है। यहाँ से सैंड वाटर मिक्सचर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और ये एक शाफ्ट के थ्रू नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हेड से यहाँ मतलब है प्रेशर हेड, है ना। तो देखिए ये इधर पाइप से आया और फाइनली यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मटेरियल हमारा डंप हो जा रहा है। तो हम लोग हाइट कैसे, एच क्या हाइट है या हेड है ना, तो एच कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच जो एलिवेशन का डिफरेंस है यही हो जाएगा हमारा एच हो जाएगा। क्लियर है। और ये एल क्या है कि कितना लेंथ कवर किया, तो ये इतना दूर इधर आया, फिर इतना दूर इधर आया, फिर इतना दूर इधर आया, तो टोटल जो हॉरिजॉन्टल लेंथ ये कवर कर रहा है उसको हम लोग काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए सपोज ये पाइप है, इसमें जा रहा है सैंड वाटर मिक्सचर, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड स्लो हो जाएगा, है ना। तो ये एच क्या है, क्लियर हो गया, एल क्या है, क्लियर हो गया। तो एच मान लीजिए हमारा 100 मीटर है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग H/L 1:7 मेंटेन करना है। उस केस में एच तो हमको हाइट को मेजर कर लेंगे कितना डिफरेंस है, तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा 700 मीटर तक हम लोग पाइप को बिछाएंगे। क्यों, क्योंकि जो पानी का हेड है, हेड मतलब प्रेशर हेड जो है, वो क्या होगा, लेंथ कवर करने में वो फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए हाइट डिफरेंस 200 मीटर है, तो ज्यादा से ज्यादा ये लेंथ को हम लोग 1400 मीटर रख सकते हैं। डिफरेंस 150 है तो 1050 रखेंगे। क्लियर है। तो फिर से एक बार देखिए हेड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पानी कहीं ऊंचाई, जैसे पानी घर में टंकी में रहता है सपोज, और ये पानी छत है हमारा, और ये हमारा घर का बाथरूम है, ठीक है। तो पानी क्या होता है, यहाँ से कोई मोटर नहीं लगा रहा था, पानी प्रेशर के कारण, क्यों, ये पानी ऊंचाई पे है तो प्रेशर के कारण ऑटोमेटिक ये पाइप से फ्लो होकर यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये क्यों आता है, क्योंकि पानी के पास प्रेशर हेड है, प्रेशर है, क्यों, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पानी ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई से कोई भी चीज नीचे नीचे आने के लिए उसमें हमको किसी प्रकार का एनर्जी यूज नहीं करना पड़ता। हाँ,
अब है कि इससे पानी जो प्रेशर के साथ आ रहा है तो धीरे धीरे इसका प्रेशर क्या होता है, पाइप के साथ फ्रिक्शन के कारण आने पे घटता है। तो ये बहुत दूर तक अगर इसको ले जाएंगे हम लोग पाइप तो हो सकता है पानी यहाँ तक ना भी पहुंचे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण जो इसका प्रेशर हेड है वो लॉस हो जाता है। तो करेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल कितना रखेंगे, 1:7 रहेगा। इसको हमेशा हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोलिक प्रोफाइल क्लियर हुआ। हाइड्रोलिक प्रोफाइल क्या है, H/L का रेशियो। H क्या है कि हाई डिफरेंस कहाँ से है, तो मिक्सिंग चेम्बर और जिस पॉइंट पे स्लरी सैंड वाटर का मिक्सचर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच हाइट का कितना डिफरेंस, वही H है। और L क्या है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए पाइप कितना लेंथ का पाइप लगा है, वही है L। आगे देखते हैं। फिर कि मान लीजिए हमारा ये लॉन्ग वॉल फेस है ना, ये क्या है, इधर पूरा गोफ है। अब हमको क्या करना है, इस इधर पूरा गोफ है, इधर सैंड स्टोइंग करना है, ठीक है। तो स्टोइंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये फेस है, इस पोर्शन में हमको स्टोइंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिफोर ए गोफ इज पैक्ड, किसी भी गोफ को पैक करने के लिए एक हम लोग बॉक्सिंग लगाते हैं। बॉक्सिंग क्या है, एक बैरिकेड ऑफ बैम्बू मैटिंग। बैम्बू मैटिंग क्या होता है कि बांस का हम लोग, जैसे कि बांस का सपोज एक दरवाजा टाइप में बना है, उसमें हम लोग बांस का बत्ती वत्ती को ठोक ठोक के लगाए हैं, ताकि उसमें इतना भी जगह नहीं है कि उससे बालू बाहर निकल पाए, पर पानी उससे आराम से निकल जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैम्बू मैटिंग। तो जहां पर भी सपोज हमको यहाँ स्टोइंग करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बैम्बू मैटिंग को लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा फेस है। और यहाँ पर हम लोग जगह छोड़ देंगे ताकि यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट, कोल कटिंग मशीन, पावर सपोर्ट ये सब यहाँ चले। सपोज इसको यहाँ स्टोइंग करना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैम्बू मैटिंग ऐसे लगा देंगे। क्लियर? दूसरे कलर से दिखाते हैं। यहाँ पर हम क्या किए, एक बैम्बू मैटिंग लगा दिए, उसको हम लोग बॉक्सिंग बोलते हैं। On longwall phase, the width between previous boxing of sand pack and new boxing under construction is generally 4 से 5 मीटर। तो मान लीजिए पहला बॉक्सिंग हम यहाँ लगाए थे, ठीक है, तो दूसरा बॉक्सिंग कितना दूर के बाद लगाएंगे, 4 से 5 मीटर के बाद। क्लियर है? इसके बाद तीसरा बॉक्सिंग लगाना हो तो हम कहाँ लगाएंगे, 4 से 5 मीटर के बाद। इतना दूरी हम लोग लॉन्ग वॉल फेस में रखते हैं। विथ स्मॉलर विथ ऑफ पैक्स, कॉस्ट ऑफ बॉक्सिंग बिकम्स हाई एंड द फेस वर्क गेट्स डिस्ट्रैक्टेड फ्रीक्वेंटली। अब क्या 4 से 5 मीटर रखना जरूरी है, 1 से 2 मीटर नहीं रख सकते क्या, रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे क्या होगा कि हमारा बार बार स्टोइंग हमको करना पड़ेगा, तो बार बार क्या होगा, काम डिसरप्ट होगा, और उस केस में हमको ज्यादा मजबूत बॉक्सिंग, ये बॉक्सिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही है। बैम्बू मैटिंग यूज कर सकते हैं बॉक्सिंग के लिए, या हेसियन क्लॉथ क्या होता है, एक मोटा सा कपड़ा भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे प्रॉप्स लगा दिए है ना, उसके ऊपर एक ये मोटा सा हेसियन कपड़ा लगा दिए, और हम लोग यहाँ स्टोइंग पाइप से स्टोइंग करना स्टार्ट कर दिए। तो क्या होगा, ये कपड़े के कारण बालू पीछे रह जाएगा और कपड़े से पानी रिस रिस के बाहर आ जाएगा। तो स्टोइंग तो बॉक्सिंग के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक तो बैम्बू मैटिंग यूज कर सकते हैं, या फिर हेसियन क्लॉथ भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोयर मैटिंग भी यूज कर सकते हैं। मैट मतलब होता है एक तरह से चटाई। तो चटाई को घर में उठा के देख लीजिए, जैसे पुराना बांस का चटाई आता था, तो वो क्या करेगा, बालू को रोक देगा, पर एक पानी उसके थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो कोयर मैटिंग का फायदा क्या है कि कोयर मैटिंग को हम लोग 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं, पर बैम्बू मैटिंग या हेसियन क्लॉथ को सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। Wooden props or telescopic rails are erected along the new boxing line, and Hessian cloth or bamboo matting is fixed to it by wire nails or strings। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमको करना है स्टोइंग, तो हम लोग प्रॉप्स लगा दिए ऐसे, है ना। इसके ऊपर हम लोग क्या किए, बैम्बू मैटिंग को ऐसे लगा दिए। ये हमारा बैम्बू मैटिंग है, ठीक है, ये ऐसे है, और इसमें कांटी ठोक दिए ताकि ये प्रॉप्स के सहारे ये रह जाए। पीछे हम लोग बालू डालना, बालू पानी के मिक्सर डालना स्टार्ट करेंगे, पानी इधर से रिस के आ जाएगा, बालू उधर ही रह जाएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब सीम के इंक्लिनेशन के हिसाब से प्रॉप को थोड़ा सा इंक्लाइंड भी रखते हैं। तो मैक्सिमम इंक्लिनेशन कितना हम लोग रखते हैं, 10 डिग्री रखते हैं प्रॉप का, ठीक है।
अगर सीम इंक्लाइंड है तो कभी हम लोग प्रॉप्स को इंक्लाइंड भी रखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा हो गया, क्या हो गया कि वहां स्टोइंग हो गया तो हम लोग प्रॉप्स को विथड्रॉ मतलब निकाल लेते हैं वहां से, ताकि प्रॉप्स हमारा वेस्ट ना हो। पर वो मैटिंग जो रहता है उसको पीछे ही हम लोग छोड़ देते हैं, उसको नहीं निकालते। पर अगर हम लोग क्वायर मैटिंग निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्वायर मैटिंग को निकाला जा सकता है। पर बेम्बू मैटिंग या हेसियन क्लॉथ है तो उसको हम लोग निकाल नहीं सकते, उसको एक ही बार यूज कर सकते हैं। पर क्वायर मैटिंग को 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। तो यदि हम लोग बॉक्सिंग को वर्टिकल लगाएंगे तो उस केस में क्या होता है कि कोयर मैटिंग को रिकवर नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा सा इंक्लाइन भी हम लोग लगाते हैं। अब डीप साइड बॉक्सिंग इज मेड स्ट्रॉन्गर विद डबल बैम्बू मैटिंग एंड समटाइम्स विद वुडन प्लैंक्स और कोयर मैटिंग। तो मान लीजिए डीप साइड है ना, ये राइट साइड है, ये डीप साइड है, तो डीप साइड में स्टोइंग कर रहे हैं तो क्या होगा, इस पे बालू का दबाव रहेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डबल बैम्बू मैटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर प्रेशर ज्यादा रहेगा। पर राइट साइड में सपोज है इधर है, ठीक है, इधर है, यहाँ पर अगर हम लोग बैम्बू लगा रहे हैं तो सैंड का सारा वेट क्या है, सपोज ये एरिया को स्टो करना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा लोड इधर ही है। पर अगर हमको स्टोइंग इस एरिया में करना है तो क्या होगा कि बालू का लोड इस पे पड़ेगा। तो डीप साइड में हम लोग क्या करते हैं, डबल बैम्बू मैटिंग लगाते हैं। द डीप लेवल में भी ड्रेनेज लेवल, ठीक है, जब when new boxing is complete the old boxing is dismantled and props core matting planks etc recovered from it unless the, ठीक है, तो यही है ना। नेक्स्ट देखिए, अब है कि सैंड और वाटर को हम लोग किस रेशियो में मिक्स करते हैं। तो मान लीजिए जहां माइंस का गहराई कितना 200 से 300 मीटर है, तो उस केस में सैंड और वाटर को हम लोग 1:5 रेशियो में मिक्स करते हैं बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का अर्थ होता है कि मान लीजिए 1 बाल्टी हम लोग बालू लिए तो उसमें 1.5 बाल्टी पानी डालेंगे। क्लियर है? तो यही है, ठीक है। तो 1:1.5 में, और अगर वजन से नापेंगे तो 1 टन सेंट डालें तो हमको 935 लीटर पानी डालना पड़ेगा। और 1:2 के रेशियो में अगर मिक्सिंग कर रहे हैं तो 1 टन बालू को हमको 1100 लीटर पानी डालना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि कितना हाइट पे है। यदि माइंस ज्यादा गहरा है तो उस केस में हम लोग सेंड वाटर रेशियो 1:1.3 भी यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। जनरली 1:1.5 या 1:2 बाय वॉल्यूम यूज करते हैं। क्लियर है? बाय वॉल्यूम का अर्थ होता है कि एक बकेट अगर हम लोग सेंड है तो उसके लिए 1.5 बकेट बालू यूज कर रहे हैं इस केस में। और वजन से 1 टन सेंड जा रहा है तो 935 लीटर पानी यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंड का क्या होता है कि सेंड का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो एक बकेट सेंड बहुत ज्यादा हो जाएगा और पानी का डेंसिटी कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर रेट ऑफ स्टोइंग है। रेट ऑफ स्टोइंग है का अर्थ है कि 1 घंटे में कितना टन सैंड वहां जा रहा है, डिपोजिट हो रहा है, ये रेट ऑफ स्टोइंग। तो किसी एक पाइप रेंज के लिए, किसी एक स्टोइंग पाइप रेंज मतलब उसमें कितना डायमीटर का पाइप यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट है कि कितना सैंड बालू मिक्सचर पर आवर या पर यूनिट टाइम फ्लो कर सकता है। अगर ज्यादा क्वांटिटी को हम लोग फीड कर देंगे तो मिक्सिंग चेम्बर जहाँ मिक्स हो रहा है सैंड वाटर मिक्सचर वो ओवरफ्लो करने लगेगा। और अगर हम लोग कम क्वांटिटी देंगे तो उस पाइप में क्या होगा, हवा भी जाएगा, और हवा जाने के कारण क्या होगा, पल्सेशन होगा, पाइप जल्दी खराब होगा और पाइप जाम्स होने का खतरा ज्यादा है। As the mixture flows down the pipe, a vertical vacuum will be created and air will be drawn in, leading to a pulsatory flow and consequent jamming of the pipes। यदि हम लोग फुल बोर मतलब पाइप पूरा, जो स्टोइंग पाइप है वो पूरा पानी और बालू से नहीं भरा होगा तो क्या होगा कि पाइप में खाली जगह रहेगा, उसमें हवा चला जाएगा, उसके कारण क्या होगा, पल्सेटरी फ्लो। पल्सेटरी फ्लो होता है जैसे हम लोग नल को इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो वो हवा पानी एक साथ आता है तो ठीक से पानी नहीं आ पाता, उसी को हम लोग पल्सेटरी फ्लो बोलते हैं, जिसके कारण पाइप जाम्स हो जाएगा। और उसके कारण और भी दिक्कत है, हाई वेलोसिटीज विल बी क्रिएटेड इन अपर सेक्शन ऑफ द वर्टिकल रेंज कॉजिंग एक्सेसिव वियर ऑन पाइप्स। और क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा जिसके कारण पाइप वियर बढ़ जाएगा। Thus, it is desirable that just the maximum quantity of mixture should flow in the range, ensuring a full bore flow in the vertical range।
तो हमको क्या करना, ना ज्यादा वाटर और सैंड का मिक्सचर भेजना है, ना कम भेजना। हमको जितना जरूरत है उतना ही भेजना, ना कम ना ज्यादा। अब ये स्टोइंग रेट है, अलग अलग इंस्टॉलेशन पे अलग अलग रहेगा। A rate of 80 to 100 ton of stowing per hour is common in many mines at 200 to 300 मीटर डेप्थ। तो बहुत सारे माइंस हैं जो 200 से 300 मीटर डेप्थ पे काम कर रहे हैं। वहां पर स्टोइंग रेट कितना, 80 से 100 टन बालू पर घंटा वहां स्टोव हो पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पानी और बालू का रेशियो क्या है, तो 1 टन बालू में हम लोग 1100 लीटर पानी भेज रहे हैं, यानी 1:2 में हम लोग भेज रहे हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। तो कितना बालू डिस्चार्ज होगा पर घंटा, है ना। उसका एक फॉर्मूला क्यूएस। क्यूएस क्या है कि क्वांटिटी ऑफ सैंड डिस्चार्ज पर आवर, यानी कि कितना मीटर क्यूब सैंड डिस्चार्ज होगा। तो उसके लिए है क्यूएम। क्यूएम क्या है कि बालू और पानी का मिक्सचर मीटर क्यूब में प्रति घंटा कितना जा रहा है, इनटू एस। एस क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड वाटर। सपोज 1:2 रेशियो में हम लोग भेज रहे हैं सैंड और वाटर को, तो यहाँ पर एस हो जाएगा 1 हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा 2। तो क्यू एम जो भी है ना, कि कितना हम लोग क्वांटिटी ऑफ सैंड वाटर मिक्सचर भेज रहे हैं, यहाँ एस हो जाएगा 1, यहाँ 1 + 2 3, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग 100 टन पर आवर भेज रहे हैं, क्यू एम, है ना। तो उस केस में क्यू एस कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 1/1 + 2। इस केस में क्या होगा, 33 इस केस में हो जाएगा 33.33 टन ऑफ सैंड पर आवर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कितना जा रहा है वो डिपेंड करता है सैंड और वाटर किस रेशियो में जा रहा है। और क्यूएम क्या है कि क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड वाटर, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। फिर है पाइप जाम। अब जैसे कि कोई भी पाइप यूज कर रहे हैं तो उसमें जाम क्या होता है कि कहीं पर क्या होगा कि बालू आगे जा ही नहीं रहा है, जिस कारण पाइप में जाम हो जाता है। तो पाइप बस्ट, पाइप फट सकता है यदि पाइप में जाम हो रहा है, ठीक है। और पाइप अगर पुराना हो रहा है तो भी पाइप फट सकता है। When the valves of water pipe are not closed well after stowing, it is possible for an extra pressure to be created due to water head. तो